गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी का पेज बाय पेज रिवीजन का जो प्रोग्राम चल रहा है वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है और इस प्रोग्राम को अभी और थोड़ा तेज किया जाएगा, टाइम बहुत कम है। आप लोग एनसीईआरटी के पेज बाय पेज जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको बहुत ध्यान से देखते रहिए और उनसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आ जाने के बहुत बड़े चांस बनते हैं। इन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है एनसीईआरटी के पेजेस से और बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी में इन पेजेस में जाके देखेंगे तो आपको इनसे रिलेवेंट चीज़ें मिलेंगी, इनसे रिलेवेंट फैक्ट मिलेंगे, इनसे रिलेवेंट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन भी दिख सकता है और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दिख सकता है। आइए इस कैटेगरी में पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, जिसके दो पार्ट रहेंगे। जैसे पहला पार्ट ये शुरू हो रहा है, देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द चेंज इन पोजीशन। आइए देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू, हम लोग ये जानते हैं कि dx बाई dt होता है, तो वी कैन से दैट dx इज इक्वल टू v dt, है ना। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन v dt आएगा और इंटीग्रेशन v dt का मतलब होता है एरिया ऑफ vt ग्राफ। एरिया ऑफ vt ग्राफ ये देखिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल लिया और ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा। ये एरिया हमें x1 से x2 तक लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा x और लिमिट लगाएंगे x1 से लेके x2 तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, है ना। तो बताइए क्या सही होगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द चेंज इन पोजीशन। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये स्टेटमेंट अधूरा सही है, पूरी तरह सही नहीं है, अधूरा सही है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है और डिस्प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करता है। इसलिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है चेंज इन पोजीशन। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एवरेज एक्सीलरेशन, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कभी भी एवरेज एक्सीलरेशन नहीं देगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द चेंज इन एक्सीलरेशन, कतई नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कभी भी चेंज इन एक्सीलरेशन प्रोवाइड नहीं कराता, ना ही एवरेज एक्सीलरेशन बताता है और डिस्टेंस बताता है। डिस्टेंस बताता है लेकिन साथ में डिस्प्लेसमेंट भी बताता है। इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट में अगर हमें करेक्ट चॉइस करना होगा तो हम सेकंड को चॉइस करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे अगर हम ए ही चॉइस करना है। और आपको ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के पेज नंबर 42 में देखने को मिलेगा। आप चाहे तो देख सकते हैं इसको। उसके बाद आइए जल्दी से सेकंड क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वन डायमेंशन मोशन। कांस्टेंट स्पीड इन एन इंटरवल मस्ट नॉन जीरो एक्सीलरेशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन मस्ट की वजह से गलत हो गया, है ना। अगर स्पीड कांस्टेंट है, ये देखिए, अगर स्पीड u पर कांस्टेंट है तो इसका एक्सीलरेशन जीरो भी हो सकता है। u बराबर कांस्टेंट है ना, तो एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है। साथ ही साथ इसको देखिए, यहाँ भी स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ भी u है, यहाँ भी स्पीड u है और यहाँ भी स्पीड u है। और इस समय इस पार्टिकल के पास एक एक्सीलरेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। और यहाँ पर लिखा है मस्ट हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन, मतलब मस्ट हैव एक्सीलरेशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो पार्टिकल मस्ट हैव एक्सीलरेशन, ये गलत है, क्योंकि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो, और अगर स्पीड कांस्टेंट है और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। लेकिन अगर वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही नहीं। विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन स्पीड मस्ट इंक्रीज, ये मस्ट की वजह से गलत हो रहा है।
विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन स्पीड मस्ट डिक्रीज। ऐसा नहीं होता, मान लो वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड है और एक्सीलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्चुअली वेलोसिटी भी -x डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन भी -x डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन इस समय एक्सीलरेशन का काम करेगा और वेलोसिटी को बढ़ाएगा। विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन स्पीड मस्ट डिक्रीज, ये मस्ट जो लिखा हुआ है वो गलत है, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है तो स्पीड बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन स्पीड में इंक्रीज, हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इधर वेलोसिटी की वैल्यू -3 मीटर पर, वेलोसिटी की वैल्यू अगर -3 मीटर पर सेकेंड है और एक्सीलरेशन की वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड है, तो जिस दिशा में वेलोसिटी है उसी दिशा में एक्सीलरेशन है, इसलिए ये नेगेटिव एक्सीलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो मे इंक्रीज द स्पीड, है ना। विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन स्पीड मस्ट इंक्रीज, ये मस्ट की वजह से ये भी गलत हो गया। कह रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, मान लीजिए वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड है और एक्सीलरेशन +1 मीटर पर सेकेंड है, तो ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव होने के बावजूद भी रिटार्डेशन का काम करेगा, क्योंकि ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। वेलोसिटी -x डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन +x डायरेक्शन में है, और जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होता है वो एक्सीलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन का काम करता है और स्पीड को घटाता है। तो विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन स्पीड मस्ट इंक्रीज, ये गलत हो गया। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन ये मस्ट वर्ड की वजह से गलत हो गए हैं, और थर्ड ऑप्शन मे की वजह से सही हो गया है। थर्ड ऑप्शन को दोबारा देखिए, विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन स्पीड में इंक्रीज, हाँ अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ये एक्सीलरेटेड मोशन की पहचान होती है, ठीक है। एक पर्सन है जो कि 5 स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप पीछे आता है, ठीक है ना। और इस तरह करते करते इसे 10 मीटर दूर एक रखे हुए एक मेन होल में गिरना है, तो बताइए उसे कितने सेकंड लगेंगे, ये हमको फाइंड करना है। 10 मीटर दूर एक मेन होल है, एक निशान बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मीटर पर ये एक मेन होल का ढक्कन है और इसी के अंदर उसको गिरना है। 0 1 2 3 4 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर 8 मीटर 9 मीटर और ये हो गया 10 मीटर, ठीक है। अब वो कैसे चलता है देखिए, 5 स्टेप आगे जाता है और 2 स्टेप पीछे आता है। 5 स्टेप आगे जाता है, देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 आगे जाता है और 3 पीछे आता है, 1 2 3 पीछे आ गया, फिर वो यहाँ पे आके 1 सेकेंड रुकता है, ठीक है ना, 1 सेकेंड रुकता है, फिर 5 आगे बढ़ता है, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 आगे और 3 पीछे, 1 2 3 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद फिर वो 1 सेकेंड रुकता है और फिर चलना शुरू करता है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और 3 वापस आता है, 1 2 3, ठीक है ना, फिर वो यहाँ पे 1 सेकेंड रेस्ट करता है और फिर चलना शुरू करता है, 5 आगे 3 पीछे के पैटर्न पर। तो 1 है ना, 1 2 3 4, अरे ये तो पिट में गिर गया, यानी कि इस बार वो 5 कदम पूरे नहीं कर पाया, 1 2 3 और चौथे ही कदम पे वो मेन होल के अंदर जाके गिर गया, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा, यदि 1 कदम वो 1 सेकेंड में चलता है, साथ ही साथ जब वो 3 कदम वापस आता है तो यहाँ पर वो 1 सेकेंड रेस्ट भी करता है। तो आइए गिनते हैं कितने सेकेंड हो गए, ये हो गए 5 सेकेंड और ये हो गए 3 सेकेंड, ठीक है ना, क्योंकि 1 कदम कितने सेकेंड में चलता है, 1 सेकेंड में। ये कितने कदम हो गए, 5 सेकेंड, और ये कितने हो गए बोलो, 3, तो 5 3 8, फिर यहाँ पे 1 सेकेंड रेस्ट करता है तो 9 हो गए, 9 के बाद फिर 5 1 2 3 4 5, तो 9 के बाद 5 14, 14 के बाद 3 सेकेंड वापस आता है, तो 14 3 17, 17 के बाद यहाँ 1 सेकेंड वेट करता है, जैसे यहाँ 1 सेकेंड वेट किया था वहाँ वैसे यहाँ पे 1 सेकेंड वेट करता है, ठीक है ना। तो 17 1 हो गया 18, 18 के बाद 5 कदम आ गए, 19 20 21 22 23 सेकेंड, फिर 24 25 26 सेकेंड, फिर यहाँ 1 सेकेंड वेट करता है 27 सेकेंड, तो
27 के बाद 28, 29, 30, 31 सेकेंड, 31 सेकेंड में वो कुल मिला के मेन होल में गिर जाएगा। तो ये सवाल एक अच्छा सवाल है और ये कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आइए फिर से बता देते हैं। यहाँ से 10 मीटर दूरी पर एक मेन होल है और एक पर्सन है जो कि उसमें गिरेगा, ऐसा सवाल में कहा गया है। पर्सन का ये नेचर है कि वो 5 कदम आगे जाता है और 3 कदम वापस आता है। 3 कदम वापस आने के बाद वो यहाँ पर 1 सेकेंड रेस्ट करता है और फिर 5 कदम आगे जाके 3 कदम पीछे आता है, फिर वो 1 सेकेंड रेस्ट करता है और फिर 5 कदम आगे जाके 3 सेकेंड पीछे आता है, फिर वो 1 सेकेंड रेस्ट करता है और फिर वो आगे बढ़ता है और आखिरी बार वो 5 कदम भी नहीं चल पाता बल्कि 1 2 3 4 1 2 3 4 चौथे कदम पर वो मेन होल में गिर जाता है। प्रोसेस यहाँ पे बंद हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि बताइए मेन होल में गिरने से पहले वो कितना समय चल चुका होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 सेकेंड रेस्ट करने वाला 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पे 1 सेकेंड का रेस्ट हो गया 18, फिर 19 20 21 22 23 24 25 26 और 1 सेकेंड वेट रेस्ट करता 27 हो गया, फिर 28 यानी कि 28 29 30 एंड 31 31 सेकेंड बाद वो मेन होल के अंदर गिर जाएगा। क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 सही है। द रिएक्शन टाइम इज द टाइम इंटरवल इन विच, देखिए रिएक्शन टाइम क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हुए थे और जा रहे थे कहीं पर और अचानक हमने देखा करीब मेरे सामने से एक बस आ गई। अचानक हमने देखा मेरे सामने से एक बस बहुत हाई स्पीड से या कार बहुत हाई स्पीड से मेरी तरफ आ रही है तो हमने इसको देखा फिर सोचा और तुरंत वहां से भागने की स्टार्टिंग करी। तो देखना, फिर कुछ सोचना और फिर एक्ट करना, ये इतने काम में जितना समय खर्चा होता है इसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन टाइम। केवल देखने में जो समय खर्च होता है वो रिएक्शन टाइम नहीं होता, सोचने में और ऑब्जर्व करने में ना, ये भी रिएक्शन टाइम नहीं होता। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व द थिंग एंड एक्ट, ऑब्जर्व द थिंग्स ये नहीं, ये गलत हो गया, थर्ड सही नहीं भाई, थर्ड सही नहीं है, ठीक है ना। थर्ड मैंने ठीक से देखा नहीं था इसलिए मुझे लगा कि थर्ड सही है, थर्ड सही नहीं है। ऑब्जर्व द थिंग्स, चीज़ों को देखना, उनके बारे में सोचना और फिर तय करना कि क्या करेंगे और वो कर डालना, ठीक है ना। ये देखिए ऑब्जर्व द थिंग्स, थिंक एंड एक्ट, ये हो गया आपका ये जो टाइम, इतने में जो टाइम लगेगा इसे बोलेंगे टाइम ऑफ रिएक्शन। जैसे आप अपने रूम में बैठे हैं, अचानक आपके घर से कोई आ गया, पापा आ गए मान लीजिए, ठीक है। पापा अचानक आपके रूम में एंट्री किए तो आपने उनको देखा और फिर सोचा और फिर तुरंत आप उठे और जाकर आपने उनके पैर छू लिए या उनसे मिल लिए। तो ये जो तीनों काम में जो समय खर्च होता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ रिएक्शन, यानी कि चीज़ को देखना, उसके बाद सोचना, उसके बाद कुछ कर देना, एक्ट कर देना, ये है टाइम ऑफ रिएक्शन। जैसे कि आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं, आपका टहलने का मन हुआ, आप टहलने लगे, अचानक आपने देखा कि आपके सामने एक बहुत अच्छा फूल का पौधा है, उसमें एक फूल लगा हुआ है। तो आपने फूल को देखा फिर उसके बारे में सोचा कि बड़ा अच्छा लग रहा है और फिर आपने लपक के उसको तोड़ लिया। तो ये इन 3 चीज़ों में, मतलब देखने, फिर विचार करने और फिर उसको तोड़ लेने में जितना समय खर्च होगा वो आपका टाइम ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ऑप्शन 4 सही है। और ये कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 51 में देखने को मिलेगा, जो 11th की फर्स्ट पार्ट, ऑब्वियसली 11th के फर्स्ट पार्ट के टॉपिक चल रहे हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए भाई आगे चलते हैं। A person driving a car with a speed of 72 km/h observe a boy crossing the road at distance of 100 meter। देखिए जरा ध्यान से क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि एक ड्राइवर कार को चला रहा है 72 km/h से, ठीक है ना। वेलोसिटी है 72 km/h, यानी कि आप कह सकते हैं 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हमने इसलिए कन्वर्ट कर लिया
क्योंकि ये जो दूरी दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, इसलिए हमने मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अब उसने देखा कि यहाँ पर एक चाइल्ड है जो कि उसके सामने रोड पर आ रहा है या जा रहा है, ठीक है ना, ये या खड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है टोटल ये 100 मीटर है, ठीक है ना। अब देखिए बस ड्राइवर ने या कार ड्राइवर ने इस लड़के को देखा, देखने के बाद थिंक किया, सोचा और सोचने के बाद ब्रेक लगाना शुरू किया। तो इस समय इसकी स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, और उसने बच्चे को देखा, देखने के बाद सोचा कि मुझे ब्रेक लगाना है और अब ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया, ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया। तो उसने देखा, सोचा और ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया, और इस प्रोसेस में होते होते वो वहाँ से यहाँ तक आ गया, और जब वो यहाँ पे आया तो भी उसकी वेलोसिटी यूं ही रहेगी। और ये वो टाइम है जहाँ पर उसने स्टार्ट ब्रेकिंग ब्रेक लगाना शुरू किया, ठीक है ना। तो ये हो गया टाइम ऑफ रिएक्शन, T1 टाइम ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। और हाँ, इतनी देर में उसने बच्चे को देखा, सोचा और ब्रेक लगाने का फैसला किया, ये है टाइम ऑफ रिएक्शन। और ये बचा हुआ टाइम है, चलिए ये दूरी मान लीजिए R1 है और ये दूरी मान लीजिए R2 है। तो हुआ क्या कि उसने यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू किया और जो रिटार्डेशन था वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और उसने किसी प्रकार से बच्चे तक पहुँचते पहुँचते अपनी कार को रोक दिया। तो टाइम ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड करना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, NCERT पेज नंबर 51 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ये टाइम T1 फाइंड करना है, उसके लिए हाँ आप मुझे देखिए, यहाँ पर उसने बच्चे को देखा, फिर सोचा और फैसला किया कि मुझे ब्रेक तुरंत लगा देना चाहिए, और उसने यहाँ और जब तक उसने ब्रेक लगाने का स्टार्टिंग की तब तक वो इतना आगे तक आ गया था। तो ये है टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग एंड एक्टिंग करने का समय, ये हो गया टाइम ऑफ रिएक्शन। और मुझे यही टाइम फाइंड करना है। अब मेरे पास जो गिवन डेटा है वो ये है और ये है, और क्योंकि यहाँ से ब्रेक लगना स्टार्ट हुआ है इसलिए ये वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड होगी। चलिए इस पॉइंट को चलिए हम लोग मान लेते हैं ए पॉइंट, जहाँ पे ब्रेक लगाना शुरू किया वो बी मान लेते हैं, और बच्चे की पोजीशन को मान लीजिए हम लोग सी मान लेते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि सबसे पहले बी से सी तक का काम किया जाए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as यानी 0 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू R2। सो 10R2 is equal to 20, so R2 is equal to 20 का स्क्वायर है भैया, 20 का स्क्वायर है 400 है, 400 हो गया। 20 का स्क्वायर यानी कि 400 बाई 10 ये हो गया 40 मीटर। तो अगर R1 40 मीटर है, R2 40 मीटर है, तो इसलिए R1 कितना होगा, R1 होगा 100 माइनस 40 मीटर, मतलब ये होगा 60 मीटर, ठीक है ना। अब ये 60 मीटर और 60 मीटर चलने में उसे कितना समय लगा, यानी कि हाँ ये 40 मीटर है और ये 60 मीटर है, यानी कि जो रिएक्शन टाइम है उतनी देर में वो 60 मीटर चला और तब ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। तो ए से बी तक डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ए से लेके बी तक का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अभी उसने देखा है, विचार किया है और ब्रेक लगाने का फैसला उसने यहाँ किया है। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड ना बढ़ी है ना घटी है, बल्कि इतनी देर तक तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा। कितना मीटर है, 60 मीटर है, वेलोसिटी कितनी है 20, और ये हो गया टाइम ऑफ रिएक्शन T1। तो T1 इज इक्वल टू 60 बाई 20 यानी कि 3 सेकेंड है टाइम ऑफ रिएक्शन। हो गया, बहुत ही बढ़िया सवाल माना जाएगा। इसको ठीक से एक बार समझ बूझ के एक बार और देख लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, सवाल बहुत बढ़िया। Any realistic condition BT and AT graph cannot have sharp knees at some point।
दिस इम्प्लाइज दैट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 47 में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कभी भी ऐसे शार्प नहीं होते, इस प्रकार के शार्प नहीं होते। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी इस प्रकार के शार्प नहीं होते हैं। ये देखिए ऐसे ग्राफ नहीं होते हैं, क्यों? या ऐसे हो जाए, या मान लीजिए कि इस प्रकार के ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस प्रकार से अचानक ये गिर जाना है ना, इसी प्रकार से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में बढ़ना और अचानक बढ़ जाना, हाँ धीमे धीमे बढ़ना और सडनली बढ़ जाना या सडनली नीचे की तरफ चले आना, इस प्रकार के शार्प नीज देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हर प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगता है। एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कैन चेंज एब्रेटली एट एन इंस्टेंट। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, जिसमें लिखा हुआ है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक ही क्षण में अचानक बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है। वेलोसिटी को बदलने में या एक्सीलरेशन को बदलने में थोड़ा समयांतराल टाइम इंटरवल लगता है, इसलिए ऐसे शार्प घुटने जैसे ग्राफ नहीं होते। सेकेंड, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कैन नॉट चेंज एब्रेटली एट एन इंस्टेंट। दोनों वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों कैन नॉट चेंज नहीं बदल सकते अचानक एक क्षण में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अल्ट्रा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओनली वेलोसिटी कैन चेंज एब्रेटली। क्या बात कर रहे हैं? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कोई भी एब्रेटली मतलब अचानक परिवर्तित नहीं हो सकता। परिवर्तन में कुछ समय लगेगा, चाहे वो मिली सेकेंड का ही समय लगे, लेकिन समय तो लगेगा। ठीक है ना? आइए चौथे ऑप्शन में क्या गड़बड़ी है देखते हैं। चौथे ऑप्शन में कहते हैं ओनली एक्सीलरेशन कैन नॉट चेंज एब्रेटली एट एन इंस्टेंट बट वेलोसिटी कैन चेंज। बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों ही एब्रेटली चेंज नहीं हो सकते, सडनली चेंज नहीं हो सकते, एक ही इंस्टेंट में चेंज नहीं हो सकते। इसलिए ऑप्शन केवल कौन सा सही होगा? ऑप्शन केवल सेकेंड नंबर का सही होगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 47 में देखने को मिलेगा। ठीक है ना? एनसीईआरटी 11th की बात कर रहा हूँ, 11th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है? अच्छे क्वेश्चन तो देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन हैं उनमें कुछ तो विशेष बात होती है। जैसे गाइड बुक्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो आमतौर पर ऐसे लगते हैं जैसे बहुत बार देखे हुए, बहुत बार सुने हुए, कोई नया फ्रेशनेस जैसा नहीं दिखता। लेकिन एनसीईआरटी के जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक फ्रेशनेस नजर आएगी। हालांकि वो क्वेश्चन बहुत दिनों से एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, बहुत दिनों से एनसीईआरटी में छपे हुए हैं, लेकिन वो ऐसे छपे ही हैं कि उनको पढ़ने से, उनको देखने से ऐसा लगता है कि यार कुछ फ्रेश टाइप की चीज़ है, कुछ फ्रेश टाइप का स्टेटमेंट है, कुछ फ्रेश टाइप की लैंग्वेज है, कुछ फ्रेश टाइप के ऑप्शन हैं, विशेषता कुछ ना कुछ है उसमें। ये देखिए, जो पढ़ने वाला होगा या पढ़ाने वाला, जो समझदार पढ़ाने वाला, वही समझ सकता है कि इसमें कुछ खास बात है। वरना लोग तो बड़ी आराम से बोल देते हैं कि यार एनसीईआरटी में कुछ लिखा भी है, एनसीईआरटी में तो बस ऐसे उल्टा सीधा लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में उल्टी सीधी तरीके से लिखा हुआ है, पर उल्टा सीधा नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में उल्टे सीधे तरीके से लिखा गया है, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। किसी भी गाइड में उतना क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा। ये पढ़ने वाला और अच्छा पढ़ाने वाला ही समझ सकता है, नहीं तो लोग तो कहते ही रहते हैं एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में क्या है, बेकार लिखा हुआ है। बेकार नहीं लिखा हुआ है, बेकार तरीके से लिखा हुआ है, लिखा बहुत अच्छा है। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of 160 meter height building. Time taken by ball to hit the ground. ठीक है? एक बॉल को एक टावर की छत से फेंक दिया गया, 160 मीटर हाइट का टावर था, फेंक दिया गया। बॉल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल ऊपर गई, फिर रुकी और फिर जमीन पर वापस आ गई। तो क्वेश्चन है बताइए बॉल कितने टाइम में जमीन में वापस आएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम नोट्स में बहुत बार बता चुके हैं कि बॉल को ऊपर फेंका गया तो आप इसको नीचे फेंक दीजिए -20 मीटर पर सेकेंड से और डायरेक्ट टाइम निकाल लीजिए, बिल्कुल सही टाइम आ जाएगा। हाँ, यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए, ये जो टाइम होगा वो इस टाइम टोटल टाइम के बराबर होगा। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं। h -20t + ½ gt²
प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये हो गया 160, और ये -20 टी प्लस 5 टी स्क्वायर, जी का मान 10/2 यानी 5 टी स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर दिया तो कैसा रहेगा, तो 32 इज इक्वल टू -4t प्लस टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 32 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। आइए फैक्टर हो जाएंगे, मुझे लग रहा है, हाँ जी फैक्टर हो जाएंगे। 8t प्लस 4t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से t बाहर आ जाएगा तो t -8 आ जाएगा, और इन दोनों से 4 आ जाएगा तो t -8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। t -8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होगा, तो इसका मतलब है या तो ये चीज़ 0 होगी या फिर ये ब्रैकेट 0 होगा। तो इसके 0 होने से टाइम कितना आएगा, -4 आएगा, जो कि इग्नोर किया जाएगा, और इसको 0 करने से t का मान 8 आएगा, जिसे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो 8 सेकंड में बॉल ग्राउंड पे टकराएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 48 पे आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। In which of the following cases an object can be considered as a point object? एनसीईआरटी पेज 55 पर आपको ये थ्योरी देखने को मिलेगी, जिसमें ये समझाया गया है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप किस तरीके से समझते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन इन कंपेरिजन ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ इंजन ऑफ एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ स्मॉल ब्रिज, लेंथ ऑफ इंजन एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ स्मॉल ब्रिज, स्पिनिंग ऑफ क्रिकेट बॉल, ये तो बेकार ही कर दीजिए बिल्कुल, स्पिनिंग ऑफ क्रिकेट बॉल दैट रन शार्पली ऑन हिटिंग द पिच, नो ये तो नहीं। रेलवे कैरीज मूविंग विदाउट जर्क्स, ये बिल्कुल बेकार हो गया। रेलवे कैरीज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन द टू स्टेशंस, रेलवे कैरीज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन द टू स्टेशंस, दो स्टेशंस के बीच में रुक जाएगा। दो स्टेशन के बीच की दूरी कम से कम 20 किलोमीटर तो होगी है, और ये रेलवे कैरीज है मतलब एक डब्बा, तो दो स्टेशन के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा होगी। ये पहला स्टेशन और ये दूसरा स्टेशन, मान लीजिए इनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर भी होती है, 5 किलोमीटर भी होती है, और इसके बीच में एक रेलवे का एक बोगी है, एक डब्बा है, ये देखिए एक डब्बा, तो एक डब्बा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम कहते हैं 20 मीटर लंबा होगा, 30 मीटर लंबा होगा, 40-50 मीटर मान लो कि लंबा होगा एक डब्बा, एक कैरीज है ना। तो 5 किलोमीटर के सामने 50 मीटर बहुत छोटा, और इसलिए इसके सामने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। पहले में क्या समस्या है वो जरा देखिए, लेंथ ऑफ ट्रेन एज कंपेयर टू द प्लेटफॉर्म। अब मान लीजिए आपका प्लेटफॉर्म यहाँ शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है, और कभी कभी ट्रेनें भी इतनी लंबी होती हैं जो पूरे प्लेटफॉर्म को कवर कर लेती हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म के सामने ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाना उचित नहीं लग रहा है। अब कोई कहते कि भैया हमारी ट्रेन ही बहुत छोटी है, तो ये तो भाई बच्चों वाली बात हो गई कि ट्रेन कभी बहुत छोटी नहीं होती है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है तो कभी कभी उसका पिछला डब्बा प्लेटफॉर्म के एक एंड पर और उसका इंजन प्लेटफॉर्म के अगले एंड पर होता है, और मुझे लगता है कि इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म के सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना नहीं जा सकता, ठीक है ना, इसलिए मैंने इस ऑप्शन का चुनाव नहीं किया। हाँ, अगर कोई कहते कि प्लेटफॉर्म ही 50 किलोमीटर लंबा है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ठीक है ना, प्लेटफॉर्म कोई 50 किलोमीटर लंबा नहीं होता है। प्लेटफॉर्म 1 किलोमीटर के आसपास लंबाई का होता है या उससे भी कम होता है, और उसमें ट्रेनें खड़ी होती हैं और उनकी लंबाई भी लगभग 500 मीटर 400 मीटर होती है। तो 1000 मीटर के सामने 500 या 400 मीटर को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना नहीं जा सकता, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको चुनाव नहीं किया। लेंथ ऑफ इंजन एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ स्मॉल ब्रिज, अब स्मॉल ब्रिज कह दिया, ये गड़बड़ कर दी। मान लो कि ये एक पुल है, ये छोटा पुल है, ये भी ये बता रहा है कि छोटा पुल है, और छोटे पुल के सामने इंजन। अब हो सकता है भाई छोटा पुल तो पुलिया भी हो सकती है, छोटा पुल तो पुलिया भी हो सकती है, कौन चाहिए, तो छोटा पुल तो छोटी सी पुलिया भी हो सकती है, और पुलिया
आप देखे होंगे स्मॉल ब्रिज यानी कि छोटी पुलिया, तो इंजन अगर खड़ा हो जाए तो उस पुलिया से भी बड़ा हो सकता है, इसलिए इंजन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता, बिल्कुल नहीं माना जा सकता। स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट रन्स शार्पली ऑन हिटिंग द पिच को हिट करने पर बॉल का एकदम शार्पली उछल जाना, इसमें कौन सी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात है? अगर यहाँ ये लिखा होता कि एक स्मॉल बॉल जो कि पिच पर गिरी, उछल गई, वो पूरे ग्राउंड की तुलना में पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है तो हम मान भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट वाली कोई बात ही नहीं है। और ये जो मुझे सबसे गलत लग रहा था वही मुझे अब सबसे सही लग रहा है। रेलवे कैरी मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन द टू स्टेशन, दो स्टेशन के बीच की दूरी मैं कहता हूँ कम से कम होगी तो 5 किलोमीटर होगी। रेलवे स्टेशन जो होते हैं वो कम से कम 5-6 किलोमीटर दूरी पे तो होते ही हैं, और ट्रेन की लंबाई लगभग 400-500 मीटर, या उनका एक डब्बा रेलवे कैरी, एक डब्बा की बात हो रही है, और एक डब्बा 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर बड़ा होगा, तो 5 किलोमीटर के सामने इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इसलिए सबसे ऐसा लगने वाला ऑप्शन जो लग रहा था कतई सही नहीं है, और वाकई में यही सबसे सही ऑप्शन है। आपको ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की पेज नंबर 55 पर देखने को मिल जाएगा, और आप देखेंगे आपको इसे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, और थ्योरी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पैराग्राफ के बीच में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि किस चीज़ को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं किसी दूसरे के कंपेयर में, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अपने आप में पॉइंट ऑब्जेक्ट तब होती है जब उसके किसी से उसकी तुलना की जाती है, ठीक है। आइए भाई आगे चलें, थोड़ा जल्दी देखने की कोशिश करिए। Velocity time graph of a particle moving along the fixed direction is then shown in the figure. The average velocity of the particle between the 5 second to 10 second. देखिए एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की आप बात करना चाहते हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप कोशिश करिए हमेशा सही टाइम टेकिंग, सही बात बोलने की कोशिश करिए। जैसे कोई कहते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा मत बोलिए। एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ से, तो 1/2 हो गया, बेस हो गया, और हाइट हो गया आपका 12, और टाइम इंटरवल कितना हो गया, हाँ ये इसी की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहे हैं बिल्कुल, ये 5 से 10 सेकंड के बीच ही हमको सवाल सॉल्व करना है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और टाइम कितना हो गया बताइए, 10 - 5 यानी कि 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये सवाल एक सिंपल क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी की पेज नंबर 60 में आपको ये क्वेश्चन, ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखने को मिलेगा। The velocity time graph of a particle in one dimension motion is shown in the figure. Which of the following relation is correct for describing the motion of particle over time interval t1 to t2? ये देखिए कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 में आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 में देखने को आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि t1 से t2 तक आप इन 4 ऑप्शन के बारे में कौन सा सही है, क्या आप लिखना चाहते हैं। आप अच्छी तरह देख लीजिए t1 से t2 तक क्या खास बात है कि यहाँ पर स्लोप अलग है, और यहाँ पर स्लोप अलग है, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ और है और यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ और है। तो t1 से t2 तक एक्सेलरेशन छोड़िए, t1 से t2 तक वहाँ पर पिकअप ही करना पड़ेगा। t1 से t2 तक स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यानी कि हाँ dv बाई dt, जिसे हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग tan थीटा के नाम से भी जानते हैं। थीटा लगातार हाँ वेरिएबल है, बिल्कुल थीटा लगातार वेरिएबल है, और अगर थीटा लगातार वेरिएबल है तो x का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन लगातार वेरिएबल है, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो v बराबर u प्लस at या s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as जैसे फार्मूलों का इस्तेमाल कतई नहीं किया जा सकता। एक तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, इसलिए आप इन सब चीज़ों को तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, इन चीज़ों को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, ये कुछ भी इस्तेमाल होने वाला नहीं है। और अब आप आइए चौथे ऑप्शन पर। अगर हमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो
एवरेज एक्सीलरेशन निकालना हो तो हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इन दैट चेंज. सो वी कैन से दैट v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. और क्योंकि सवाल हमारा वन डायमेंशन का है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, तो जब सवाल हमारा वन डायमेंशन का है तो v2 और v1 के बीच का एंगल जो है वो 0 है. इसलिए v2 माइनस v1 वेक्टर को हम अगर मॉड ले लें दोनों तरफ का तो ये v2 माइनस v1 बन जाएगा, अपॉन में हो जाएगा t2 माइनस t1. ये सवाल हमारा सिर्फ इतने टाइम का है, इतना टाइम, ये टाइम t है जो कि एक प्रकार का t2 माइनस t1 से व्यक्त किया जा सकता है. तो यहाँ पर वेलोसिटी v2 हो गई, यहाँ पर वेलोसिटी v1 हो गई. हमने एवरेज एक्सीलरेशन निकाला. एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ये फार्मूला होता है. इस फार्मूले को लगाने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है कि क्या है, कोई शर्त नहीं है सिवाय इसके चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. और इसके बाद हम यहाँ इस स्टेप पर इसलिए आ पाए, तुरंत हमने इसका मॉड जब लिखा तो हम इसको इसलिए ऐसा लिख पाए क्योंकि ये 1D मोशन है. और 1D मोशन में मेरी बात समझा करो यार, बात को समझा करो. 1D मोशन में कोई भी दो क्वांटिटीज हैं a1 या a2 माइनस a1, इसको आप मॉड ले लेंगे तो तुरंत बन जाएगा a2 माइनस a1. ये 1D में ही हो सकता है, बाकी किसी में नहीं हो सकता. जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले और बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट ना हो तो वेक्टर डिफरेंस को मॉड डिफरेंस के बराबर किया जा सकता है. वेक्टर सम को मॉड के सम के बराबर लिखा जा सकता है क्योंकि ये 0 एंगल वाला केस है. ठीक है ना भाई, बात को समझा करो. तो ऑप्शन 4 सही, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मतलब यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में अगर आ जाएगा तो एक बार आपको ये लगेगा इसको छोड़ दिया जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए. और यही सब है एनसीईआरटी में. विशेष बात, मैं बार बार वही बात क्या बोलूँ, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उसको ध्यान केंद्रित करके देखना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है. और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों के पास समय कम रहता है और इसीलिए ये काम हम करने के प्रयास कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें वहाँ से निकाल के आपको हम दे पाएँ. और ये काम अच्छा रहेगा अगर ये पूरा हो पाया सीमित समय में. अगर ये काम हम पूरा कर पाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. और थोड़ा हमारे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई नई चीज़ निकाली जाती है, कोई नई चीज़ देखी जाती, खोजी जाती, तो मेहनत करनी पड़ती ज़रूर है, लेकिन उसके कुछ नतीजे ऐसे मिलते हैं जो अंदर से कुछ अच्छा महसूस करवाने में हेल्प करते हैं. तो आप चलिए अब बातें ना करें क्योंकि समय कम और सामने काम पड़ा हुआ है. कोशिश कर रहे हैं कि पूरा काम आपका करवा दिया जाए. उसके लिए कम से कम रोज़ 3 वीडियो बनना चाहिए, लेकिन अभी एक वीडियो रोज के हिसाब से बन रहा है क्योंकि फ्रेशर बैच और वो बैच और ये फाउंडेशन ये सब भी साथ में चलाना पड़ रहा है. तो लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को कम करते हुए इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे. A boy is standing on a open lift moving upward with the speed of 10 मीटर पर सेकेंड. फिर बॉय, हाँ, लिफ्ट ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड. फिर लड़के ने एक बॉल उछाल दी 24.5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट. रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है बॉल की. तो कह रहे हैं कि बॉल बच्चे के हाथ में कितने समय बाद वापस आएगी. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 में आपको देखने को मिलेगा. देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि ये फालतू में ऐसे ही लिख दिया गया बिना कुछ समझे बिना कुछ जाने, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको ऐसा सोचना चाहिए. ठीक है ना, मेरे बारे में सोचना ही नहीं चाहिए आपको. आप एनसीईआरटी पेज नंबर 59 पे जाइए. हो सकता है आपकी एनसीईआरटी नहीं हो तो भाई 59 नहीं बल्कि 58 पे हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा है नहीं. जहाँ लिखा हुआ है हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर ही पाया जाएगा. अब देखिए, सवाल ये वाकई में बहुत अच्छा है. नहीं, कोई हम ये नहीं कह रहे कठिन सवाल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम कह रहे हैं सवाल अच्छा सवाल है. एग्जाम आने के लिए जो चीज़ है वो अच्छी है. ये देखिए, ये एक बच्चा है जिसने एक बॉल को उछाल दिया ऊपर की ओर और लिफ्ट खुद ऊपर की ओर जा रही थी. वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट और ये वेलोसिटी ऑफ बॉल. ठीक है ना. तो क्वेश्चन ये कि बॉल कितनी देर बाद उसके हाथ में वापस आएगी, ये हमारा क्वेश्चन है. ये देखिए, ये जाना और इसका आना.
तो क्योंकि बॉल जब हाथ से निकल जाएगी तो बॉल और लिफ्ट दोनों ही चल रहे होंगे, और जब बॉल और लिफ्ट दोनों ही चल रहे होंगे तो हमको ये सवाल रिलेटिव से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जब दो चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं तो रिलेटिव से सवाल को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल, जो कि दिया हुआ है तो 24.5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो बॉल का एक्सीलरेशन माइनस जी नीचे की ओर, और लिफ्ट का एक्सीलरेशन 0 यानी कि हो जाएगा माइनस जी मीटर पर सेकेंड। अब चलिए रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये पूरा मैंने रिलेटिव बनाया है, ठीक है ना। इस इक्वेशन में हर चीज़ रिलेटिव है, तो रिलेटिव डिस्टेंस 0, क्योंकि बॉल बच्चे के हाथ से निकली, बच्चे का हाथ लिफ्ट के तरीके से ही है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो बच्चा भी उसी के साथ ऊपर जा रहा है, तो बच्चे की पूरी बॉडी लिफ्ट ही है, समझ लीजिए। तो बॉल ऊपर गई और हाथ पे वापस आ गई, यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 कराना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ गई, ये लिखी हुई रिलेटिव वेलोसिटी 24.5 t और माइनस हाफ a का मान है g, माइनस g, और ये t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 24.5t, t से t कैंसिल करेंगे तो t इज इक्वल टू 24.5 बाई 5, सो दिस इज 4.9 सेकेंड में बॉल बच्चे के हाथ में वापस आ जाएगी। सवाल निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन 2 सही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लीजिएगा। Which of the following graph can possibly वर्ड और यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं, on possibly represent one dimension motion of a particle। ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 57 में देखने को मिलेगा, और उस पेज नंबर 57 में कई ग्राफ बने होंगे जिसमें लिखा होगा कि बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबली वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार के कई ग्राफ वहाँ पर बने हुए हैं, आप चाहें तो अभी एनसीईआरटी खोल लीजिए और इसको देख लीजिए। ये एनसीईआरटी के बने हुए डायग्राम्स हैं, ये देखिए ऐसे, फिर और भी कुछ डायग्राम बने हुए हैं जिसमें स्पीड के बारे में कुछ इस प्रकार से बना हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई ग्राफ स्पीड नेगेटिव जा रही है ना, इस प्रकार के कई ग्राफ वहाँ पर बने हुए हैं। कुछ टाइम टेकन वाले ग्राफ हैं, इस प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम को नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाया गया है। तो उसके आंसर में आप देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पर दो पोजीशन नहीं हो सकती। देखो टाइम टी नॉट और ये पोजीशन एक पोजीशन, और ये देखिए दूसरी पोजीशन, तो एक ही टाइम पे दो पोजीशन संभव नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीड, और ये देखिए एक ही टाइम पर ये स्पीड और एक ही टाइम पर ये स्पीड, ये गलत है। दूसरी बात, अगर यहाँ स्पीड ना लिखा हो बल्कि वेलोसिटी लिखा हो तो एक ही टाइम पर पॉजिटिव वेलोसिटी और एक ही टाइम पर नेगेटिव वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब होता है बॉडी उधर जा रही है और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है बॉडी इस तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी का होना सही है नहीं है, ये भी गलत है। स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकता है, ये भी गलत हो गया, और टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। तो उसमें लिखा हुआ है चार के चारों में से कोई भी ग्राफ वन डायमेंशन मोशन को पॉसिबली रिप्रेजेंट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर पहला ग्राफ वन डायमेंशन मोशन का नहीं है, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी बढ़कर घट नहीं सकती, ये गलत हो गया, ठीक है ना। एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी संभव नहीं है, उसी टाइम पर ये पॉजिटिव वेलोसिटी, उसी टाइम पर ये नेगेटिव वेलोसिटी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ही टाइम पर पार्टिकल प्लस एक्स की ओर भी जा रहा है और माइनस एक्स की ओर भी जा रहा है। ये कतई सही नहीं है। नहीं, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन एक ही इंस्टेंट पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकती, ये भी गलत है। और ये ग्राफ देखिए, ये तीसरे नंबर पे जो ग्राफ बना हुआ है वो b इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, b नॉट साइन ओमेगा टी,
ये ग्राफ है, यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। पार्टिकल जा रहा है और आ रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है और आ रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है और आ रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है और आ रहा है। इस प्रकार से क्या कर रहा है बताओ, SHM। और SHM एक प्रकार का कैसा मोशन होता है, सभी जानते हैं। SHM एक वन डायमेंशन मोशन होता है। लीनियर SHM इज एन वन डायमेंशन मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वन डायमेंशन मोशन। बहुत ही बढ़िया सवाल है। एनसीईआरटी की पेज नंबर 57 में आपको दो डायग्राम मिलेंगे जो यहाँ पर बनाए गए हैं। लगभग आधे पेज, लगभग 57 नंबर का आधा पेज लगभग उन्हीं डायग्रामों ने घेर कर रखा हुआ है, और उन्हीं डायग्रामों को देखकर ये एक नया सवाल फ्रेम किया गया है। A man walked on a straight road from his home to market 2 किलोमीटर अवे। होम से मार्केट 2 किलोमीटर दूरी पर है। ये मार्केट हो गया, 2 किलोमीटर दूरी पर है। जरा सवाल पहले समझ लिया जाए तब आगे बढ़ जाए। 2 किलोमीटर दूरी पर है, वो 4 किलोमीटर पर आवर से वहाँ तक जाता है। वहाँ पर 30 मिनट परचेजिंग करता है, 30 मिनट वहाँ पर वो रहता है, खरीदारी करता है, और फिर वापस घर आ जाता है विद स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो इस दौरान उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो आइए माना कि ये टाइम t1 लगा, उसके बाद उसका जो स्टे टाइम था यहाँ पर, हाँ वो यहाँ पर 30 मिनट यहाँ पर उसने खरीदारी की, और फिर वो अपने घर वापस आ गया, और उसने वापस आने में t2 टाइम लगाया। जाते वक्त जो वेलोसिटी थी वो u = 4 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त जो वेलोसिटी उसने मेंटेन की वो 6 किलोमीटर पर आवर मेंटेन की। तो आइए t1 फाइंड करें। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये हो गया हाफ आवर, और t0 30 सेकेंड, 30 मिनट बाई 60 यानी कि 1/2 आवर ये भी हो गया। उसके बाद t2 = 2 किलोमीटर बाई 6 यानी कि 1/3 आवर। ठीक है ना। नाउ एवरेज स्पीड is equal to total distance traveled by the body, distance traveled by the body upon time taken, distance traveled by the body, 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, और time taken that is 1.5 hour and 1/3 hour। ठीक है ना। आइए इसके आगे यहाँ सॉल्व कर दें। तो ऊपर 4 हो गया और सबसे नीचे 6 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 3 और ये हो गया 2। तो 40 × 6 अपॉन 3 3 6 2 8 5 5 × 6 किया, तो ये आ गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना भाई। 30 ये क्या हो गया, गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ कहाँ गड़बड़ हो गया। आवर में दिया था वॉक स्ट्रेट टू 2 किलोमीटर अवे, स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, 30 मिनट फॉर परचेजिंग, 6 आवर, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड इन होल जर्नी। आइए चेक करना पड़ेगा, आंसर मैच नहीं कर रहा। 30 कहाँ से आ गया, 40, अच्छा 4 है ना, 40 लिखा तो गलत हो गया, 4 हो गया, 6/2 हो रहा है। अरे भाई क्या 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। देखिए जब हमसे ये 0 की गलती हो सकती है, तो चलते चले आ रहे हैं। हालांकि बात भी सही है कि हम लोगों में प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा, कभी नीचे जाना है, वहाँ काम करना है, वहाँ इंक्वायरी करनी है, कोई मिलने के लिए बैठा है, कोई कुछ काम है, कहीं कोई साइन करना है, फिर अगली क्लास भी लेनी है, फिर किसी को इंटरफेरेंस पढ़ना है, किसी को कल लॉजिकेट पढ़ना था। कल मैंने दोपहर में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में पूरा लॉजिकेट पढ़ाया था। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये
किट टेबल या किसी भी वेव फॉर्म को देखते ही हम कैसे उस सवाल को मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, इन सब बातों को कल डिस्कस किया गया था। लॉजिक गेट का फुल लेक्चर था वो, जिसमें सारी वो बातें बताई गई थी जो एक स्टूडेंट को नहीं पता होती हैं और जिसकी वजह से वो लॉजिक गेट के सारे सवालों को सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर पाता, या परफॉर्म करता भी है तो वो एक सवाल में कभी कभी 1 मिनट का समय लगा देता है, जबकि कल के लेक्चर में बताया गया कि कैसे लॉजिक गेट के सवाल को मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व किया जा सकता है। कोई भी ट्रूथ टेबल आप बना के बता दीजिए, कोई भी ट्रूथ टेबल आप मेरे सामने रख दीजिए, मैं देखते ही बता दूंगा कि ये कौन सा गेट है, और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है, या नॉर गेट है, या नैंड गेट है, या एक्स और गेट है, या एक्स नॉर गेट है, और किसी भी वेव फॉर्म का सवाल में आउटपुट क्या होगा, आउटपुट दिया है तो इनपुट्स क्या होंगे, ये सब बातें उस लेक्चर को देखिए, बहुत जल्दी आपको मालूम पड़ जाएंगे। आइए, ये क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 57 में आपको देखने को मिलेगा। Two trains P and Q length 300 मीटर एंड 500 मीटर पैरेलल जा रही हैं और उनकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है इन द सेम डायरेक्शन विद Q अहेड P। Q P के आगे है। अच्छा बेटा, Q जो ट्रेन है वो आगे है, P की ट्रेन 500 मीटर लंबी ट्रेन है, जो Q जिसका नाम है, इसके पीछे एक ट्रेन है जो 500 मीटर लेंथ की है और ये पीछे इसका नाम P है, और ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को ओवरटेक करना चाहती हैं। ड्राइवर ऑफ P डिसाइड टू ओवरटेक ट्रेन Q एंड एक्सेलरेट बाय 2 मीटर पर सेकेंड इफ आफ्टर 20 सेकेंड द गार्ड ऑफ P जस्ट brushes past the driver of Q, then the original distance between the trains is, चलिए दोनों की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है इस समय, ठीक है ना, और दोनों के बीच का जो इस समय गैप है वो माना कि x है, ये गैप x है, और इस ट्रेन P ने ट्रेन Q को 40 सेकेंड में पार कर लिया, इस एक्सीलरेशन से 40 सेकंड में पार कर लिया। तो देखिए जब दोनों ट्रेनें चल रही होंगी तो सवाल को हम रिलेटिव से निकालेंगे। इन दोनों के बीच का जो ओरिजिनल गैप है वो हमको फाइंड करना है। P का इंजन यहाँ पे है, Q का पिछला डब्बा यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच का गैप x हमने माना और हमें यही x फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q इज इक्वल टू 72 माइनस 72, तो कितना हो गया 0, क्योंकि ये भी 72 है और ये भी 72 है। हाँ, u माइनस यू, अरे भाई UP माइनस UQ अब आ रहा है। हाँ, तो ये भी 72 और ये भी 72, कितना हो गया 0। एक्सीलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q इज इक्वल टू AP माइनस AQ। AP में एक्सीलरेशन 2 का है, AQ में कोई एक्सीलरेशन नहीं, तो ये कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए अब फाइंड करते हैं रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव UT प्लस रिलेटिव हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, ये इसको तभी पार करेगा जब 500, ये 300, P 300, Q 500, ये 300, 300, तो ये ट्रेन इसको तब पार करेगी जब वो x तय करेगी, फिर यहाँ पर आएगी और फिर इतना और पार करेगी। तो टोटल ये कितना चलना पड़ेगा, 500 और x और 300, ये करना पड़ेगा रिलेटिव। यहाँ ये पूरी इक्वेशन रिलेटिव लिखी हुई है, तो रिलेटिव u 0 है और हाफ, देन रिलेटिव एक्सीलरेशन 2 है और t स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर। सो ये हो गया आपका 800 प्लस x इज इक्वल टू 0 प्लस 40 का स्क्वायर यानी कि 1600। सो x इज इक्वल टू 1600 माइनस 800 यानी कि 800 मीटर उन दोनों के बीच का ओरिजिनल गैप है। बहुत ही बढ़िया सवाल है और एनसीईआरटी के पेज नंबर 56 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मिलेगा या इसी से बिल्कुल मिलता जुलता
होगा, इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके फ्रेम किया। Two towns A and B are connected by regular bus service with a bus leaving in either direction every t second। दो स्टेशन हैं A और B, दोनों से रेगुलर टाइम में बसों को छोड़ा जाता है, कितने इंटरवल में, 3 मिनट्स में। और एक साइकिल वाला उसी रास्ते पर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, ए से बी की ओर जा रहा है साइकिल वाला। ये साइकिल वाला जो ए से बी की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। तो ये साइकिल वाला देखता है कि ए से बी की ओर जो बसें जा रही हैं वो 18 मिनट में 2 बसें उसको क्रॉस करती हैं, और बी से ए की तरफ जो बसें आ रही हैं वो 2 बसें उसको 6 मिनट में क्रॉस करती हैं। तो हमें बस की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ए से बी जो बसें जा रही हैं उनके बीच का जो गैप होगा, उनके बीच का जो गैप होगा वो गैप होगा VB इंटू T, है ना। और इधर जा रही हैं, हाँ, वेलोसिटी ऑफ बस, और B से A की तरफ जो बसें जा रही हैं उनके बीच का गैप भी इतना ही होगा, क्योंकि बसों की वेलोसिटी VB है। वेलोसिटी VB है और हर अगली बस T टाइम बाद छोड़ी जाती है, तो ये भी जो डिस्टेंस होगा वो VB इंटू T होगा। आइए अब सॉल्व करते हैं। रिलेटिव से सॉल्व करेंगे। ये दोनों बसें एक सिस्टम मान लो, इन दोनों बसों को एक बड़ी सा ट्रेलर मान लो, इन दोनों बसों को एक बड़ा सा ट्रेलर मान लो, और A से B की तरफ सॉल्व करो। A to B रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रिलेटिव डिस्टेंस है VB इंटू T, और रिलेटिव वेलोसिटी बोलनी पड़ेगी वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इंटू T। तो ये हो गया VB माइनस 20 इंटू कितने सेकेंड, 20 सेकेंड, 18 मिनट में क्रॉस करता है। 18 मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आइए अब हम यही काम B to A की तरफ करें, ठीक है ना। तो रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इंटू, तो रिलेटिव डिस्टेंस है VB, रिलेटिव डिस्टेंस है VB इंटू T इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बस प्लस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इंटू टाइम। सो वेलोसिटी ऑफ बस प्लस 20 और टाइम है 6 मिनट्स को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन हो गई। ये दोनों इक्वेशन इक्वल की करवाई जा सकती हैं, तो 1 और 2 को इक्वल कर दीजिए। तो इस तरीके से VB माइनस 20 18/60 इज इक्वल टू VB प्लस 20 एंड 6/60। तो बाई 60 से बाई 60 तो कैंसिल हो जाएगा, और VB माइनस 18 इंटू 3 इज इक्वल टू VB प्लस 20। So we can say that 3VB minus 54 is equal to VB plus 20। 6 3 या 18, 3 को अंदर लेके गए, 3VB minus 54 is equal to VB plus 20। तो VB को इधर लेकर आएंगे तो बचेगा 2VB twice of VB is equal to, इसको इधर लेके आएंगे तो 54 और 20 कितना हो जाएगा 74। सो VB is equal to 74/2 मीन्स ये हो जाएगा 37 किलोमीटर पर आवर। 37 किलोमीटर पर आवर, कहीं कुछ गलत हो गया, कुछ ना कुछ तो गलत हो ही गया। चलिए दोबारा देखिए।
दो ट्रेनों के बीच की दूरी वीबी इंटू टी होगी, क्योंकि बस की वेलोसिटी वीबी है और उनके बीच जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो कैपिटल टी है। तो इन दो बसों के बीच की दूरी भी यही होगी, इन दो बसों के बीच की दूरी भी यही होगी। आइए सॉल्व करते हैं ए से बी। ए से बी जाने में जो ओवरटेकिंग होती है वो 18 मिनट के इंटरवल में होती है, और उल्टी तरफ से जो ओवरटेकिंग होती है वो 6 मिनट के इंटरवल में होती है। वैसे किया सब कुछ सही है, तो रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन के लिए माइनस करते हैं। ओके, किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। 18 मिनट दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये अपोजिट डायरेक्शन का मामला है तो प्लस होगा, तो वीबी प्लस 20, 6 मिनट का मामला है, 560 आवर में कन्वर्ट कर, दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को जब बराबर कर दिया तो वीबी माइनस 20, 18/60 वीबी प्लस 20, 6/60 से 60 कैंसिल हो गया, 6 6 3 जा 18, 3 जा 18, 3 को अंदर ले गए, तो 3 वीबी माइनस 54 इज इक्वल टू वीबी प्लस 20। So 2VB is equal to 54 or 20, 74. So VB is equal to 74 by 2. आप देखो इस क्वेश्चन में ढूंढिए कहाँ गलती है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की पेज नंबर 56 में आपको देखने को मिलेगा। सोल्यूशन में कोई गलती हो रही है क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। रिलेटिव डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी टू टाइम, सेम डायरेक्शन में वीबी माइनस 20, 18/60, रिलेटिव डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी टू टाइम। ओके, V2A वीबी 26/60, 18 मिनट 6 मिनट सही तो है। इक्वेट कर दिया, वीबी माइनस 20, 18/60, वीबी प्लस 20, 6/60, 60 कैंसिल, 6 3 जा 18, 3। ओहो, क्या यार, ठीक है भाई, हमसे ज़्यादा बेहतर तो तुम समझ गए होगे, हमसे पहले तो तुम जान गए होगे कि हमने कहाँ गलत लिख दिया। देखिए 20 की जगह पे 18 लिख दिया था, तो ये 3VB और ये कितना हुआ बताइए, 60 हो गया, 60 और ये VB प्लस 20, तो ये 2VB और ये कितना हो गया, 6 80 हो गया, है ना, 80, तो 80/2 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये 15 क्वेश्चन का एक बंच था। हम लोग एनसीईआरटी के इस चैप्टर में पेज नंबर 56 तक पहुंच चुके हैं, और अगले 15 क्वेश्चन और होंगे जो हम लोग एनसीईआरटी के लास्ट पेज तक पहुंच जाएंगे। वो आपको हम अभी आज ही आधे घंटे के अंदर दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, आधे घंटे या पौन घंटे के अंदर दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। बस आप तब तक इसको फटाफट देख लीजिए, फास्ट करके फटाफट एक बात को देख लीजिए, खूब अच्छे से तैयारी कर लीजिए। कोशिश पूरी है कि हम आपको पूरा काम करा सकें। जैसे तक मैंने अभी कहा कि कुछ बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं और कुछ ऐसी दिक्कतें भी बीच में हुई हैं जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी टाइम देना पड़ा है कोचिंग के मामलों में। तो बाकी तो ठीक है, जिसने जो किया अच्छा किया मेरे लिए, और अब जो होगा वो भी ठीक होगा, है ना। तो अब कोई बात नहीं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी आप का पूरा काम मैं करा दूँ, इसके लिए मैं लगा ही रहूँगा। और एक दिन में 3 अगर बन जाए तो ये काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा, और अगर एक दिन में 2 भी बन जाते हैं तो भी ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन एक दिन में 1 नहीं होना चाहिए, एक दिन में कम से कम 2 या 2 से अधिक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं इसकी कोशिश करूँगा, आप इसको तैयार करिए। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी।